नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। हरियाणा में इस वक्त सियासी दल पूरी तरह सक्रिय है। सत्ता पक्ष सत्ता में बने रहने की कवायद में जुटा है तो विपक्षी खेमा सत्ता परिवर्तन की जुस्तजू में है। जनता के दिल तक पहुंचने के लिए दिग्गज जनता के द्वार पहुंच रहे हैं और भविष्य की राजनीति का खाका पेश कर रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। चुनावी साल 2024 से एक साल पहले राजनीतिक दल माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अलग अलग अभियानों के साथ विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है। वहीं अपनी सियासी जमीन तलाश रही इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश भर में गांव-गांव में लोगों के बीच पहुंचने के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ इसी विचार पर अमल करते हुए अभय चौटाला ने खुलकर कहा था कि जो कोई भी प्रदेश हित में और पार्टी की विचारधारा से सहमति रखते हुए इनेलो के मंच पर आएगा वो उससे गठबंधन के लिए तैयार है। इशारा कांग्रेस के लिए भी था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इस प्रपोजल को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कांग्रेस अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस की बेरुखी के बाद इनेलो का भी रवैया बदला और अब अभय चौटाला गठबंधन सरकार के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी हमलावर हैं। गढ़ी सांपला, रोहतक और कलानौर हलके की यात्रा के दौरान अभय चौटाला पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर नजर आए। ग्रामीणों से रूबरू होते हुए अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार से ज्यादा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर सियासी वार किए। हालांकि परिवर्तन यात्रा के बहाने परिवर्तन लाने की चाह में जुटे अभय को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की तैयारी भूपेंद्र हुड्डा ने कर ली है। 15 और 16 मई को हुड्डा अपने हलके गढ़ी सांपला के 12 गांव में जाएंगे, जहां चौपाल से ही अभय के सवालों का जवाब देंगे। सियासी पंडितों की माने तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला गैर बीजेपी राजनीति करते हैं। दोनों का प्रमुख वोट बैंक जाट समुदाय से आता है और जाट समाज जिसे अपना नेता मानेगा वही बाजी मारेगा। ऐसे में अभय चौटाला पूर्व सीएम हुड्डा को उनके हलके में ही आकर घेर रहे हैं। सवाल है कि जिस सियासी गठजोड़ की बात इनेलो ने की थी, क्या वो हो पाएगा? वार पलटवार से किसे होगा फायदा और किसका नुकसान? सवाल आपका में करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा। हमारे साथ जिम्मेदार जुड़ेंगे जिनसे इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ सवालों पर। तो यात्रा से होगा परिवर्तन, इनेलो को मिलेगा सियासी समर्थन। बदलेंगे राजनीतिक समीकरण, यात्रा से होगा सत्ता परिवर्तन। यात्रा से खुलेगा सत्ता का द्वार या आपसी खींचतान का होंगे शिकार। इनेलो को गठबंधन सहयोगियों की तलाश, पूरी होगी आस। प्रदेश भर में जो यात्रा इनेलो के द्वारा निकाली जा रही है उसका कितना फायदा इनेलो को मिलने वाला है? जो अपील यहां पर की गई थी पार्टी की ओर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या वो अपील उन कानों तक पहुंचेगी जिनके लिए वो की गई थी? क्या जो विरोधी हैं वो सहयोगी बनेंगे? गठबंधन के बाद में समीकरण बदलेंगे? क्या इनेलो को मिलेगा कोई गठबंधन सहयोगी और सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने की कोशिश होगी कामयाब? ये तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त प्रदेश की सियासत जो है अलग ही मोड़ पर दिखाई दे रही है। चलिए आपको नंबर दिखा देते हैं जिन पर सीधा आप हमसे जुड़ सकते हैं कॉल करके। ये नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश होते रहेंगे, इन पर कॉल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका कोई सवाल हो, राय हो, सुझाव हो, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राष्ट्र दहिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और रजत पंजेटा इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले इनेलो के जो प्रवक्ता रजत पंजेटा हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। रजत जी, क्या लगता है इनेलो की ये जो परिवर्तन यात्रा है कितना परिवर्तन लाने में कामयाब होगी? क्योंकि कल तक जिन लोगों से ये कहा जा रहा था कि अगर वो आते हैं इनेलो के प्लेटफॉर्म पर, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं
कांग्रेस के लिए भी सवाल उठा था कि अगर कांग्रेस आती है तो इनकार भी नहीं। कांग्रेस भी सकते हैं और गठबंधन की जरूरत सिर्फ इस वजह से है कि अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं उससे वोट डिवाइड होगा और उसको कहीं ना कहीं उसका फायदा जो होगा भाजपा को होगा। ये एक ऊपर की सोच है। ये इतनी आसानी से कई बारी क्या कहते हैं कि सामने कोई चीज आपको दिख रही हो लेकिन फिर भी कई बारी व्यक्ति अपने अहंकार के अंदर और अपनी नासमझी में कई बारी कुछ ऐसे कदम उठाया दिए जाते हैं जिसका फायदा जो होता है वो विपक्ष को हो जाता है। कभी देश में ऐसा कांग्रेस के खिलाफ भी माहौल बना था जब जनता दल बनी तो सारे विपक्षी दल इकट्ठे हुए थे कांग्रेस के खिलाफ। आज इसकी जरूरत क्यों है, पहले तो आप ये देखिए। बहुत सी चीजें हैं उसमें जो अहम मुद्दे रहेंगे वो महंगाई के, किसान की जो हालत है जो आज 27 रुपए प्रतिदिन जो उसकी एनएसएसओ के हिसाब से रिपोर्ट है वो, बेरोजगारी की समस्या रहेगी और देश और प्रदेश पे जो कर्ज बढ़ता जा रहा है बेलगाम, इतना कर्ज कभी नहीं हुआ, सारी सरकारों ने मिला के इतना कर्ज नहीं लिया। आज देश पे 165 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है और हरियाणा में तकरीबन 4 लाख करोड़ के आसपास का। तो अगर वोट डिवाइड नहीं करनी, भाजपा को कोई फायदा नहीं पहुंचाना, हम तो सिर्फ केवल उस मंशा से हम जिसकी कवायद हमने पिछले साल 25 सितंबर को फतेहाबाद में जब नीतीश कुमार जी आए हुए थे, तेजस्वी यादव जी भी आए हुए थे। रजत जी आपकी बात मैं आगे लूंगी, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। रणवीर रोहतक से जुड़े हैं, सत्येंद्र पलवल से और जगदीश पानीपत से जुड़े हैं। रणवीर स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। कहना जी नमस्कार। जी नमस्ते। कहना जी देखो अभी इलेक्शन में टाइम है, हम कोई राजनीति आदमी नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट हैं। लेकिन हमारी जो बीजेपी सरकार जो कहती थी ना, सारा उससे उल्टा किया है ना। देखो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका दुनिया देख रही है आज नजारा क्या हो रहा है, इससे पहले भी देखा जा चुका है। दूसरा कहते थे किसानों की क्या हालत है। तीसरा कहते जवानों के बीच में वर्दी पहन कर जा खड़े होते हैं। आज जवान है देश के, तो भूतपूर्व सैनिकों 75 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सभी मुख्यालयों पर उन्होंने मांग पत्र दे चुके हैं, सभी सांसद महोदयों को दे चुके हैं, लेकिन किसी में आवाज उठाने की आज तक हिम्मत नहीं की है। दूसरा गांव में आप देखें, अभी कहते हैं हमने हाईवे बना दिया। हाईवे तुमने कहा बना दिया? हाईवे पर चलना आम आदमी के लिए जीना आराम और चल नहीं सकता, इतना टोल टैक्स लगा रखा है। सिलेंडर देखो, स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं देती। धनखड़ साहब कपड़े उतार के चलते थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं देते। अमिताभ बच्चन का ड्राइवर नहीं आता था, वो भी नहीं आ रहा, और भी आज टाइम पर पहुंच रहा है। रामदेव कहते थे 30 रुपए लीटर चाहिए, वो कहते आज मेरी पूछड़ पाड़ दो। तो ऐसे ऐसे बोल हैं जो इनके, ये बीजेपी तो आज के दिन तो बिल्कुल खत्म है। देखो जी, कोई 10 का आंकड़ा नहीं छू सकते अगर भैया साहब आज इलेक्शन कराते हैं। नहीं तो विपक्ष, आप मानते हैं कि विपक्ष उतना मजबूत है? यहाँ पर साथ आने की बात जिस तरह से होती है, लेकिन फिर एक दूसरे को ही वार पलटवार होता है। सबक सिखाया जाए, क्यों जो जितना ऊपर जल्दी उठता उतना ही ऊपर जल्दी गिरता है, और यही हालात बीजेपी का है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्येंद्र पलवल से जुड़े हैं। सत्येंद्र स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते मैडम, एक बारी मैं अभी जुड़ा हूँ, तो आप एक बारी मुद्दा बता दोगे क्या है? सत्येंद्र जी, जिस प्रकार से इनेलो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, क्या लगता है परिवर्तन आएगा इससे यात्रा से? दूसरे सियासी दल भी अलग अलग माध्यमों से जनता से जुड़ रहे हैं, तो जनता जो है किस पर इस बार अपना भरोसा जताएगी? मैडम मेरा मानना तो ये है कि जैसे देश में विपक्ष है, आज विपक्ष के जो हालात हैं, जो उनका हाल हुआ है, जो सीबीआई इनकम टैक्स द्वारा जो सरकार कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कभी इनसे लड़ पाएगा। क्योंकि उस देश में सत्ता परिवर्तन तब होता है जब विपक्ष मजबूत हो, लोगों की मुद्दे उठा सके, जनता के मुद्दे उठा सके। क्योंकि आज देश में जो राजनीति चल रही है वो जाति धर्म मजहब के नाम पर चल रही है। महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, गरीबी मुद्दा नहीं है, जनसंख्या मुद्दा नहीं है। कोई मतलब जो मूलभूत मुद्दे होने चाहिए वो आज की देश की राजनीति में वो मुद्दे गायब हो चुके हैं। बस धर्म और जाति के नाम पर चल रहा है। तो मैडम मेरा मानना है कि ये कितने ही गठबंधन हो जाए तो ऐसे नहीं चलता है। ये एक विचारधारा होनी चाहिए विपक्ष की जिसमें सब एक हो सके। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश पानीपत से जुड़े हैं, स्वागत है आपका जगदीश, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते।
ऐसा है मैडम जी, मैंने आपके चैनल पे 2 दफा पहले भी एक अप्लाई किया था, बोला था कि मैंने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था जी। उसकी कॉपी एक मैंने खट्टर साहब को भेजी थी और एक मई को भेजी, एक आपके पास किया था मैंने, आपके चैनल पे यही बात कही थी। और मैं बेरोजगार था, बिल्कुल हो गया, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र थी जब मेरी, तब से लेके आज तक मैं बीजेपी की सेवा करता आ रहा हूँ। इन्होंने बुढ़ापे में आके हमारा ही राशन कार्ड काट दिया है। अब बताओ ये सरकार कैसे बनेगी? अब ये सरकार तो बनने से रही, ये तो दुनिया ही बच्चे बच्चे की जुबान पे है। हमारे मोहल्ले में 50 कार्ड थे, 50 में सिर्फ 2 बने हैं, 48 कार्ड कट गए। अब आज तक आपने भी आवाज हमारी नहीं पहुंचाई। लेकिन जगदीश जी खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ठीक है, जो सर्वे टीम पहुंची थी ये कुछ उनकी तरफ से की गई गड़बड़ी खामी हो सकती है, जिसे दूर करने का काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद संवाद कर रहे हैं जनता से। नहीं, मेरा लेटर उनके पास पहुंचने का, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया भी आपका लेटर पहुंच गया, रिसीव हो गया। आज तक जवाब नहीं आया। मैंने आपके माध्यम से भी आवाज पहुंचानी चाहिए उनको। चलिए ठीक है, हम फिर से प्रयास करेंगे कि आपकी बात वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी बात लेना चाहूंगी, पूरी करवाना चाहूंगी। रजत पंजेटा जी, अपनी बात आप पूरी करें, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता का रुख करेंगे। जी देखिए कायनात जी, जो मैंने मुद्दे उठाए हैं और वो आपके कॉलर्स ने भी वो सेम मुद्दे उठाए हैं, और जहां तक हमारी यात्रा की बात है तो हमारे कल 70 दिन, 1400 किलोमीटर, 700 गांव, 10 जिले और लगभग 40वें हल्के में हम कल एंटर कर जाएंगे। हमारा लक्ष्य पूरे हरियाणा को, लेकिन रजत जी जो आपने कहा कि दर्शकों ने भी वही बात की है, लेकिन उनमें से एक दर्शक की बात भी आपने सुनी होगी कि विपक्ष मजबूत नहीं दिखाई देता है। विपक्ष खुद अलग बटा हुआ, अलग अलग विचारधारा के साथ, अगर लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ना है तो एक विचारधारा के साथ आना होगा, तभी कहीं जीत हो पाएगी। जी बीजेपी के प्रवक्ता जी, आपने सवाल मेरे से किया है। राष्ट्र दहिया जी, जो ठीक है, अब मैं आऊंगी रजत जी, थोड़ी देर बाद आऊंगी आपके पास में। ठीक है राष्ट्र दहिया जी। कायनात जी मेरी बात सुनिए। मैं अभी कॉलर्स को भी सुन रहा था और जो हमारे इन लोगों के साथी प्रवक्ता है उसको भी बड़े ध्यान से, बड़ी शालीनता से इन्होंने कहा कि विपक्ष को मजबूत होने के लिए हम भी मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है। पहली बात तो मेरे इन लोगों के प्रवक्ता, इन लोग पार्टी से एक प्रश्न है कि आप ध्यान करिए, अतीत में जाइए, इतिहास में जाइए। इन लोगों का जन्म कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत पैदा हुआ था। चौधरी देवीलाल हो, ओम प्रकाश चौटाला जी हो, ये कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत पैदा हुए नेता हैं। आज अगर उनके साथ जाना तो सीधा सीधा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और माननीय स्वर्गीय पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की विचारों पर ये कहीं ना कहीं कटुघात है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश पर कर्जा, कॉलर्स भी मेरे साथी बोल रहे थे, और जो ये कह रहे हैं विकास का जो धारा भारतीय जनता पार्टी के राज में बही है, इससे पहले ना हमने को देखने के मिली, ना प्रदेश में कहीं चौमुखी विकास हुआ। जहां तक किसान की बात है, किसान की आय में, किसान की फसल खरीद में आज तक किसी सरकार ने जितना कंपनसेशन, हमने जितना बिगाड़े का मुआवजा इस सरकार ने दिया है पिछले 8 साल में, किसी सरकार ने दिया। उदाहरण के तौर पे, आंकड़े के तौर पे सबके सामने चीज है, आपके चैनल में बार बार दोहराई जाती है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब की बार किसान की फसल खड़ी हुई कि अच्छा, सीधा सीधा मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला ये किसान के ऊपर चोट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर चोट है। और हमने वो काम किया है, 10% किसान का फसल की खराबा को भी स्वीकार किया है, गीली फसल को भी स्वीकार किया है, और पिछले बार से ज्यादा किसानों को पेमेंट करिए, पिछले बार से ज्यादा किसान की फसल आई है उसको खरीदा गया है। ठीक है, कुदरत की मार किसान पर पड़ी है, किसान को नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर की सरकार ने जो हरियाणा में है हर कदम पर उसकी भरपाई करने की कोशिश करी है। दूसरा मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, आज जो इन लोगों के मेरे नेता, मेरे प्रदेश के नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र की परिपाटी है। आप जनता के बीच में किसी तरह जाओ, जनता के बीच में जाओगे जब तो लोकतंत्र पार्टी का वजूद और कद बढ़ता है। लेकिन सवाल इस बात का है, आपके पास में जनता के बीच में जा रहे मुद्दा क्या है? आप केवल गठबंधन ढूंढ रहे हो, आप जमीन तलाश कर रहे हो, आप वोट तलाश कर रहे हो,
आपके पास में मुद्दा क्या है? आज रजत आपके जी विकास कुछ की कहना बात चाह आप रहे हैं, नहीं ठीक कर है रहे। रजत जी। आप सुनिए शाइना जी, एक मिनट, आप ठीक है। विकास की बात आप नहीं कर रहे, प्रदेश में जो सुशासन हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे, जो आज घर तक हर चीज की सुविधा पहुंच रही है, चाहे महिलाओं का सम्मान है, चाहे महिला के लिए योजनाएं हैं, जो लाभार्थी दूसरी योजना है, चाहे गरीबों को राशन की योजना है, चाहे घर की योजना है, और जो कोरोना काल का समय है, आप उन बातों को भी मेरे मित्र दोहराइए कि सरकार में शासन में आने का मतलब होता है जनसेवा, और जनसेवा में हम कितनी प्रयास और तत्परता से काम कर रहे हैं वो भी आपका हक बनता है कहना। जहां विपक्ष का काम बुराइयां करना है, वह सरकार की अच्छाई काम पे भी मोहर लगाना विपक्ष का काम होता है। विपक्ष अपना काम करे, बाखूबी करे, यात्राएं निकाले, बाखूबी निकाले, हर राजनीतिक दल को अधिकार है। लेकिन आज मेरे को लग रहा है ये यात्रा केवल इस बात के लिए है, हर विपक्ष अपनी जमीन तलाश करने का कोशिश कर रहा है, विपक्ष में एकजुटता नहीं है। अभी इनेलो का के महासचिव का बयान अलग है, कांग्रेस का अभी हुड्डा का बयान अलग है कि हम अलायंस में नहीं जाएंगे, हम मजबूत है। अगर ये भी मजबूत हैं, जैसे मेरे प्रवक्ता साथी अभी कह रहे थे, और वो भी मजबूत है, तो ठीक है, फिर मजबूती से चुनाव लड़ो। लेकिन राष्ट्र दहिया जी, ठीक है, बात अगर अलायंस की है तो अभी जो मौजूदा सरकार का अलायंस है उसको लेकर भी तो पेच है ना, कि आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ठीक है रजत जी। देखिए, इन्होंने पहले 2-3 सवाल किए, उनका एक एक करके शॉर्ट में मैं आंसर दे देता हूं। इन्होंने मुझसे पूछा मुद्दा क्या है। मुद्दा है किसानों का, किसानों की दुर्दशा। आपने 3 काले कानून लेके आए, उसकी वजह से अभय सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा, 750 किसान शहीद हुए। यही एक मुख्य कारण है जो हम कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए, विचारधारा के लिए हम आना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म में, जिसकी वजह से भाजपा को कोई फायदा ना हो अगर हम अलग चुनाव लड़ते हैं। फिर मुद्दा रहेगा महंगाई का, बेरोजगारी का, ओल्ड पेंशन स्कीम का, फिर 5100 जो आपने पेंशन की बात कर रही थी, हम 7500 का वादा करके आ रहे हैं, जो पहली कलम से करेंगे। परिवार पहचान पत्र जो आपने आज परेशान कर दिया, परिवार पत्र बना दिया इसको। उसके बाद बीपीएल के जो कार्ड कटे हैं, इन्होंने कहा योजनाएं की। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना थी ग्रामीण वाली, केवल 19% जो टारगेट था उसका पूरा किया। उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, वो केवल 45% पूरी करी। उसके बाद NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था, वो तो केवल 27% ही पूरा हुआ है। आपने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, वो 27 रुपए है केवल। आपने किसानों को कहा था, किसानों की आपने बात तो करी, लेकिन आपने लागत की बात नहीं करी, आपने मुआवजे की बात करी। आपने कभी ये देखा कि जो 8-9 रुपए लीटर डीजल था वो आज 90 रुपए के पार है। आपने कभी ये नहीं देखा कि उस समय उस मुआवजे के अंदर 1 तोला सोना आ जाता था और 800 रुपए बच जाते थे। आज 1 तोले सोना 62,000 रुपए के रजत आसपास जी, है। लेकिन अगर बात इन्हीं तमाम मुद्दों की करें तो ये मुद्दे कोई आज के तो नहीं हो रहे हैं, इससे पहले भी उठते रहे हैं ये मुद्दे, और लंबे वक्त से इन मुद्दों को विपक्ष उठाते आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या विपक्ष की बात उतना असरअंदाज होती है जनता पर जितना होनी चाहिए, या जनता के दिमाग में यही सवाल होता है कि विपक्ष तो कमजोर है? नहीं, कमजोर तो इनको तो चाहते हैं कि अलग अलग लड़े ताकि इसका फायदा हो इनको। ये डिवाइडेड हाउस चाहते हैं ना, डिवाइडेड रूल ये चाहते ही नहीं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि उनके जमानत पे हैं केसेस के अंदर, जो भाजपा चाहती है वही करते हैं। और ये फैसला कोई हुड्डा ने नहीं लेना। हुड्डा एक टिकट का फैसला नहीं कर सकते अपनी टिकट के अलावा, वो ये फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी। आप ये बताइए, क्यों एक प्लेटफॉर्म पे आकर इनके जो खड़गे जी हैं और राहुल गांधी हैं और नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये क्यों एक प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने पीसी करी थी अभी थोड़े दिन पहले? ये इनके नेता अगर मिल रहे हैं नीतीश कुमार जी से, शरद पवार जी से, कहीं ना कहीं मीटिंग्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे एक कवायद है। इसकी शुरुआत मैंने कहा 25 सितंबर पिछले साल हमने फतेहाबाद में इसकी नींव रख दी थी। हम चाहते हैं एक फर्स्ट फ्रंट बने, कोई थर्ड फ्रंट नहीं, एक मेगा अलायंस हो जिसमें ममता जी भी हो। तो क्या कांग्रेस आलाकमान से इनेलो की बात चल रही है क्या? सभी हम चाहते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पार्टी। रजत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो कोई इतना बड़ा फेस नहीं है और वो तो एक टिकट तक डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आलाकमान फैसला करेंगे। तो क्या कांग्रेस आलाकमान से इनेलो संपर्क में है? फैसला लेने में सक्षम नहीं है, ये फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगी। और सच में टिकट के फैसले, टिकट का भी जो बंटवारा होता है वो कांग्रेस की हाईकमान करती है। टिकट का भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं कह सकते हाँ भैया तेरे को मैं टिकट दे रहा हूं, एक बंदे को वादा नहीं कर सकते। वो अपने टिकट का फैसला भी उनका हाईकमान से आएगी, जो हाईकमान फैसला करेगा वही फैसला होगा। ये जी, कभी तो इनेलो कहती है कि हरियाणा कांग्रेस जो है वो
हुड्डा के उंगलियों पर नाच रही है, उसकी कठपुतली बनकर रह गई है। आला कमान जो है वो सिर्फ एक रबर स्टैंप होकर रह गया। अभी आप कह रहे हैं कि वो एक टिकट तक का फैसला नहीं कर सकते और पूरा जो फैसला है वो आला कमान को लेना है। आप ये बताइए, आज तक संगठन क्यों नहीं बना कांग्रेस का? वो खुद ही नहीं चाहते। वो G23 क्या है? G23 है गांधी विरोधी ग्रुप। आप एक बात बताइए, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये 10 साल पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको भी पता है ये मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं बनाएगी। कांग्रेस जो भी इनका चल रहा है ये ठीक है, अभी जो ऊपर से दिखता है वैसी चीजें होती नहीं है। 2019 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना अलग घोषणा पत्र पढ़ दिया था, रैली के अंदर बाकायदा रैली करके, उसमें कुलदीप शर्मा भी थे, एक अलग घोषणा पत्र कांग्रेस से उन्होंने पढ़ दिया था। वो कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं था, ना वो कांग्रेस की रैली थी। लेकिन ना तो कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ा और ना ही भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को छोड़ा है, तो वो वही, यानी कि इससे अंदाजा तो होता है कि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण तो है भूपेंद्र हुड्डा। ऐसे कैसे इनकार किया जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा महत्वपूर्ण नहीं है? जी ये देखिए, राष्ट्र दहिया जी, ये टिप्पणी जी मैं ये सुनिए कायनात जी, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरे इन दो साथी प्रवक्ता जो अभी आंकड़े दे रहे थे, मैं कह रहा हूँ ये कहीं ना कहीं दिन में सपने देख रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोग साथी मेरे प्रवक्ता भी कांग्रेस के हुड्डा के बारे में बता रहे थे, कांग्रेस हाईकमान के बारे में बता रहे थे। अरे कम से कम ये तो हमें समझा दो पहले कि आप कांग्रेस की कमियां निकाल रहे हो या कांग्रेस की खूबियां गिनवा रहे हो। आप कहते हो हुड्डा कुछ नहीं है, दूसरा कहते हैं हरियाणा में हुड्डा मजबूत है। आप चाहते क्या हो? हुड्डा को हुड्डा की जगह लेना चाहते हो, या हुड्डा की जगह आप कांग्रेस में जाना चाहते हो, या कांग्रेस के नेताओं को ये बताना चाहते हैं कि हुड्डा है तो सब कुछ है? इनका एक पहला अपनी लाइन ऑफ एक्शन तो क्लियर करें कि हुड्डा के पक्ष में है ना विपक्ष में है। कांग्रेस से समझौता चाहते हैं और हुड्डा की तारीफ भी करते हैं, और अभी मेरे प्रवक्ता साथी हुड्डा के बारे में कहते हैं हुड्डा अपना टिकट नहीं बांट सकता। मैं ये तो ये कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं विपक्ष के पास में कुछ भी नहीं है, स्थान ही नहीं है, जमीन ही नहीं है। जमीन को तलाशने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर कटास करने का इनका मकसद ये है कि कभी हुड्डा के साथ कोई बड़ा धड़ा ना जुड़ जाए। हुड्डा ये चाहता है कभी इन लोगों के साथ बड़ा ना जुड़ जाए, और इस लड़ाई में मैं समझता हूँ ये नंबर 3 और 4 की लड़ाई लड़ेंगे, आप आपस में ही लड़ाई में अपनी संपूर्ण यात्रा पूरी करेंगे, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में जो मेरे साथी नीति गिनवा रहे हैं, उनके सामने जो पेंशन का वादा कर रहे हैं, हमने जो पेंशन का वादा किया हम उसको पूरा कर रहे हैं। अलायंस में हमारे साथी जो सहयोगी हैं, उन्होंने जो वादा किया है उसके अनुसार वो अपनी बात को रखेंगे। हम जितना जानते हैं कि हमने जनता के साथ जो वादे किए हैं उसको जनता को हमारे वादे जनता को रास आ रहे हैं। और मैं इन लोगों के साथी से ये कहना चाहता हूँ, बड़े अदब से बात कहना चाहता हूँ कि जनता हमें प्यार देती है, जनता हमें आशीर्वाद देगी, जनता हमारे पे विश्वास है। जिस तरह की हमने सारी योजनाएं ई लाइन करी हैं, जिस तरह से टीचर के ट्रांसफर करे, जिस तरह शिक्षा नीति लाए हैं, जिस तरह किसान नीति लेकर आने हैं। लेकिन राष्ट्र दहिया जी, ठीक है राष्ट्र दहिया जी, कुछ सवाल और कुछ शिकायतें यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप तक पहुंची होंगी, जरूर उन पर विचार आप कीजिएगा। रजत पंजेटा जी, सवाल यहाँ पर यही है कि परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन परिवर्तन के लिए जिस समर्थन की दरकार है क्या वो मिल पाएगा? और जिस प्रकार से अभी रवैया है या जिस प्रकार से एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच होना चाहिए दूसरे दलों के लिए, क्या वो लाया जा रहा है, क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है, या उस तरह का एटीट्यूड है? लोग आपको जल्दी से आप जवाब देंगे जिस कांग्रेस को, ठीक है दहिया जी, ठीक है दहिया जी, आज उस कांग्रेस की तारीफ करने जा रहे हैं, उनके सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो। आपको अपने आदर्शों को भूलना पड़ेगा, आपने अपने आदर्शों को राजनीति देनी ठीक है दहिया जी, ठीक है, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, मुझे जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया लेनी है। ठीक है, जल्दी से पंजेटा जी। देखिए, हमने तो एक बहुत पॉजिटिव माइंड से हमने सबको कहा कि अपने छोटे मोटे मनोमुटाव जो भी हैं उसको साइड पे रख के लार्जर पिक्चर में नेशन के इंटरेस्ट के अंदर आप सभी को, जो विपक्षी दल है वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए। जो एरोगेंस दिखाई है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिखाई है, हमने नहीं दिखाई। हमने तो कहा कि सभी के सब ही आए, हमारे केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, उसमें को चाहे बहुजन समाज पार्टी है। और अगर पास में लाना है किसी को या साथ में मिलाना है तो थोड़ा सा नरमी के साथ पेश आने की जरूरत है। और अगर इसी प्रकार से तर्क रवैये चलते रहे तो यहाँ पर जिस अलायंस की बात यहाँ पर हो रही है या उम्मीद है शायद वो होते हुए भी ना हो, और ऐसे में अपनी अपनी राह पर ही सबको चलना पड़ेगा। आगे ये राह कितनी आसान होगी या कितनी मुश्किल होगी ये तो समय ही तय करेगा या जनता ही तय करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2024 का जो चुनाव होने वाला है,
लोकसभा का चुनाव पहले होगा, उसके बाद में विधानसभा का चुनाव हरियाणा में होना है। इसको देखते हुए राजनीतिक दल जो है अभी से अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं, लेकिन इसको देखते हुए सियासी चाल जो है वो और कितना आगे बदलती है या कितना बदलने वाली है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि इनेलो इस वक्त परिवर्तन यात्रा में जुटी हुई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो जनसंवाद कर रहे हैं, तो कांग्रेस जो है वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत जो है जनता के बीच पहुंच रही है। ऐसे में जनता किस पर कितना विश्वास करने वाली है, ये समय ही तय करेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।